गरीब के पेड़ पर जादुई केले। आंगन में लगे हुए सूखे पेड़ को पानी दे रहा होता है। वो पेड़ कई सालों से इसी प्रकार सूखा था, लेकिन महेश एक वक्त खाना खाना भूल सकता था, लेकिन वो कभी भी अपने आंगन में लगे हुए पेड़ को पानी देना नहीं भूलता था। अरे चाहे कितनी भी कोशिश करूं और चाहे कितने भी हाथ पैर फेंक लूं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, मेरी थोड़ी सी मदद कर। मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं तो। तभी पार्वती की आवाज आती है। अजी अब आ भी जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। महेश खाना खाने के बाद काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते महेश जंगल के रास्ते से दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जिसके चलते वो उस गांव की हर एक दुकान के पास जाता है, लेकिन सभी दुकानें बंद पड़ी होती हैं। ओहो, लगता है यहाँ इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। बहुत ही सुनसान पड़ा है। महेश उस गांव की गलियों में चलता रहता है कि तभी उसे कुछ लोग आपस में लड़ाई दंगे करते हुए नजर आते हैं। हे भगवान, ये क्या, मैं तो गलत जगह आकर फंस गया। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागता है तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसे मार देता है। दंगे खत्म होने के बाद महेश की लाश उसके घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर पार्वती की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अकेले अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? पार्वती फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके चलते अब उसके सभी बच्चों की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेचारी पार्वती को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। उसकी बड़ी बेटी सलोनी उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अब क्या करूँ बच्चों, मैं बहुत लाचार हो गई हूँ। घर में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रहो और सलोनी, तुम अपने छोटे भाई भोलू का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और गांव वालों से भीख मांगकर वो थोड़ा खाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये लो बच्चों, खा लो, जितना है उतने में गुजारा कर लो। खाना खाने के बाद पार्वती के तीनों बच्चे आंगन में खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज तो भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भर दिया, लेकिन अब मैं कल क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को? उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी सलोनी उसके पास आती है और कहती है, माँ, बाहर चलो माँ, चलो ना माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बिटिया, आखिर बाहर ऐसा है क्या जो तुम मुझे बाहर ले जाना चाहती हो? माँ, आप खुद ही देख लो आकर। जैसे ही पार्वती बाहर आती है, वो अपने आंगन में एक बहुत बड़ा हरा भरा केले का पेड़ देखती है, जिसकी हर एक डाली पर केलों के गुच्छे टंगे होते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या ये सच में केले का पेड़ है? तभी वो जादुई पेड़ बोल पड़ता है, नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। पेड़ को बात करते हुए देख पार्वती डर जाती है, जिसके बाद वो अपने तीनों बच्चों को अपने पास कर लेती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस अपने एहसान को चुकाना चाहता हूँ। एहसान? कैसा एहसान? आखिर किस एहसान की बात कर रही हो तुम? जो एहसान आपके पति ने मेरे ऊपर किया है, मेरा आज कोई वजूद नहीं होता। महेश हर रोज मुझे पानी दिया करता था। उसे मुझसे कभी कोई लालच नहीं था, लेकिन उससे मेरी सुखी टहनियां देखी नहीं जाती थी। अब मेरा समय है, अब मुझे अपनी मदद करने दो। लेकिन तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरी हर टहनी पर केलों का गुच्छा लगा हुआ है। तुम इन्हें तोड़ लो और जब तुम्हें अगली बार दोबारा केले चाहिए होंगे तो मेरे इस जादुई पेड़ पर फिर से इतने सारे केले अपने आप उगाएंगे। तुम इन्हें बेचकर अपने बच्चों का गुजारा कर सकती हो। जादुई पेड़ के ये कहने पर पार्वती उसके ऊपर से सारे केले तोड़ लेती है, और जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली सतह में केले लगे होते हैं उन्हें वो तोड़ नहीं पाती, जिसके लिए जादुई पेड़ अपनी टहनियों को झुकाकर पार्वती की तरफ कर देता है। हमारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पार्वती उन सभी केलों को बाजार में ले जाती है, जिसके चलते उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो जादुई पेड़ ने हमारी मदद की। कम से कम अपने अपने बच्चों को स्कूल तो भेज सकूंगी। ऐसा सोचकर वो सारे केले बेचकर वापस घर आ जाती है। महेश के मरने के कई दिन बाद वो सभी पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती अपने तीनों बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेकर जाती है। एडमिशन होने के बाद वो जादुई पेड़ के पास आती है और जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मेरे पास जितने केले थे सभी बिक गए हैं। मुझे तुम्हारे पेड़ से और केले चाहिए। पार्वती के इतना कहते ही जादुई पेड़ की सभी टहनियां हरी भरी हो जाती हैं, जिसके बाद उसकी हर एक टहनी पर केलों के गुच्छे लग जाते हैं
और वो हर एक टहनी से बहुत सारे केले तोड़ लेती है, जिसके बाद वो फिर से बाजार में ले जाकर उन्हें बेच देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो जादुई पेड़ की मदद से अपनी सभी परेशानियों को ठीक कर लेती है। कुछ साल बाद उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी दोनों बेटी शादी के लायक हो जाती हैं। माँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है, लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो। ये ले बेटी, मन लगाकर पढ़ाई करना और शाम को समय से घर पहुंच जाना। आज लड़के वाले तुम दोनों बहनों को देखने आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर वो निकल जाती है। तभी सलोनी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको हमारी शादी करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी शादी की उम्र भी नहीं हुई है माँ। नहीं बेटी, यही सही उम्र होती है शादी की। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे मेरी बहुत चिंता है, लेकिन तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जादुई पेड़ है, उसकी मदद से मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। माँ, आपके बिना हमारा क्या होगा? जरा सोचो तो सही। सब कुछ ठीक होगा मेरी बेटी, मुझ पर भरोसा रख। पार्वती किसी तरह सलोनी को समझा लेती है। शाम को लड़के वाले उनके घर आते हैं और पार्वती की दोनों बेटियों को पसंद करके चले जाते हैं। देखते ही देखते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जिसमें वो सभी बहुत खुश होते हैं। आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब पार्वती अपनी दोनों बेटियों की शादी करने वाली होती है, लेकिन अचानक से घर के अंदर से उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतना सारा पैसा इतनी मेहनत से कमाया था और शादी वाले दिन ही सारा पैसा चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? पार्वती को कुछ समझ नहीं आता और वो आंगन में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी जादुई पेड़ हरा भरा हो जाता है, जिसके बाद वो पार्वती से कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। पार्वती अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनने के बाद पेड़ कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ के इतना कहते ही उसकी टहनियों के ऊपर सोने के केलों के गुच्छे लग जाते हैं। तुम जितने चाहो उतने सोने के केले इस पेड़ से तोड़ सकती हो और इन्हें बेचकर अपनी परेशानियों को दूर करो। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सोने के केलों को तोड़कर उन्हें बेच देती है। जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की धूमधाम से विदाई करती है। उसकी दोनों बेटियों की शादी के बाद उसका बेटा दीपक उसे संभाल लेता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है। राजीव की अचानक हुई मौत ने उसकी पत्नी कावेरी को झकझोर कर रख दिया था। कावेरी की दो बेटियां थी, इशिका और ईवा। पति की मौत के बाद बेटियों के भरण पोषण का भार कावेरी के कंधों पर आ पड़ा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ईवा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, माँ भी भूखी है और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम गरीब हो गए हैं। मगर दीदी, बिना खाए तो हम मर जाएंगे। 10 साल की ईवा के मुंह से निकली बातों में उसकी मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर उस मजबूर माँ का मन भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इतिशा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, ईवा का ख्याल रखना। कावेरी के कदम काम की खोज में निकल पड़ते हैं, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? कावेरी सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथों बनाए केक का ख्याल आता है। उसके हाथों में स्वादिष्ट केक बनाने का इल्म कूट कूट कर भरा था। क्यों ना मैं बेकरी शॉप खोल लूं? आजकल केक की बिक्री बहुत ज्यादा है, मगर इस गांव में केक का कारोबार ना के बराबर चलेगा। मुझे शहर जाना पड़ेगा। कावेरी अपने घर को बेच मिले हुए पैसे और अपनी बेटियों को लेकर शहर आकर एक बस्ती में रहने लगती है। साथ ही एक बेकरी शॉप खोल लेती है। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां बढ़ चढ़कर हाथ बटाया करती थी। माँ, देखो, मैंने और ईवा ने कितना अच्छा केक बनाया है। बहुत खूब मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर नाज है। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कावेरी केक लेकर बेकरी शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है, मगर कावेरी मुड़कर कभी नहीं लौटती। दीदी, सूरज भी ढल गया और देखो अंधेरा हो गया। माँ क्यों नहीं आई? हाँ, बाकी दिन तो माँ आ जाती है। चलो ईवा, हम दोनों बहनें बेकरी शॉप पर चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ की खोजबीन में घर से निकल जाती हैं, मगर सड़क किनारे बड़ी भीड़ देखकर वो जैसे ही वहाँ आती है, वहाँ पर उनकी माँ की लाश होती है, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इशिता बोलती है, मैं माँ की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी, इसीलिए आज से हम दोनों बहनें ही बेकरी शॉप चलाएंगी। ठीक है दीदी, वैसे भी अब घर में बनाने को कुछ भी नहीं, कम से कम केक बेचकर हम राशन तो लाएंगे।
दोनों बहनें जैसे ही केक की दुकान पर पहुंचती हैं तो दुकान का मालिक कमलेश उन्हें झड़कते हुए कहता है, अरे ओ लड़कियों, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये बेकरी शॉप हम बहनों की है, आप यूँ अपना हक नहीं जमा सकते। दीदी, मुझे तो ये अंकल ठगी लगते हैं। बीते भर की छोकरी मेरे दुकान में खड़ी होकर मुझे ठगी कहती है। अब तुम्हें इस बेकरी शॉप से ठेंगा मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी। बहुत ढीठ है लड़की, ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। कमलेश दोनों अनाथ बहनों को बेरहमी से मार कर भगा देता है। दोनों बहनों के माथे से खून बहने लगता है और दोनों लंगड़ाती हुई एक जंगल में बैठकर रोने लगती हैं। माँ, पिताजी, आप हम बहनों को अनाथ क्यों करके छोड़ गए? ये दुनिया बहुत बुरी है और मतलबी है। मत रो दीदी, चुप हो जाओ। काश कि हम दोनों बहनों को बादलों पर थोड़ी जमीन मिल जाती, जहाँ हम बेखौफ होकर अपनी केक बेकरी शॉप खोल लेती। ये तुम कैसा ख्वाब बुन रही हो ईवा? बादलों पर केक बेकरी खोलना ये मुमकिन नहीं, क्योंकि बादल पर जाना मुमकिन नहीं। इशिता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने सोने से बनी सीढ़ियां चमक उठती हैं, जो बादलों पर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहनों की आंखें इठलाने लगती है और एक आवाज उन बहनों को बुलाहट देती है, इशिता, ईवा, बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। दोनों बहनें सीढ़ियां चढ़कर बादलों पर चली जाती हैं, जिसके साथ सभी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और एक सुनहरे प्रकाश में उनके सामने 3 जादुई केक घर बने होते हैं, जिनकी नाक, आंख और मुंह होता है। और सामने खड़ी एक सुंदर सी परी उनका स्वागत करते हुए कहती है, मैं वैनिला परी हूँ। इस बादलों में बसे जादुई 3 केक घर की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जादुई परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं कई साल से इन तीनों जादुई केक घर की रखवाली कर रही थी, मगर अब मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए। इसीलिए मुझे पहरुए की खोज थी और फिर मेरी नजर तुम दोनों बहनों पर पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें इस तीनों जादुई केक घर का वारिस ठहराती हूँ। अब से तुम यहाँ रह सकती हो। अलविदा। एकाएक परी गायब होकर बादलों में घुल मिल जाती है, जिसके बाद तीनों जादुई केक घर उन बहनों को बुलाहट देती हैं। मैं हूँ चिक्की, जादुई चॉकलेट केक घर। क्या तुम मुझ में रहना चाहोगी? मैं हूँ स्ट्रॉबेरी केक घर, तुम मुझे चुनो। नहीं, तुम मुझे चुनो। देखो मैं इन दोनों केक के मुकाबले कितना बड़ा हूँ। तीनों जादुई केक को लड़ता देखकर इशिता बोलती है, तुम तीनों लड़ो मत, हम दोनों बहनें बारी बारी से तीनों घर में रहेंगी। इतना कहकर इशिता जादुई चॉकलेट केक के घर में घुस जाती है, जहाँ शान और शौकत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि सुंदर बेडरूम, बिस्तर, किचन और भी बहुत कुछ। अरे वाह दीदी, ये जादुई केक घर तो बड़ा ही आलीशान है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कि चॉकलेट केक खाने को मिल जाता। ईवा की अभिलाषा जानकर जादुई केक घर उसके सामने स्वाद से भरपूर खुशबूदार केक प्रकट करता है। दोनों बहनें उसे खुशमन से खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो पाइनएप्पल केक के घर में प्रवेश करती हैं। देखो दीदी, ये दूसरा जादुई केक घर तो पहले वाले से भी सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ आकर खुश नहीं हुई? मैं खुश हूँ, पर काश ये केक घर हमें नए कपड़े देते, तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना पड़ता। जैसे ही इशिता जादुई केक घर में अपनी इच्छा जताती है, एक सुनहरी किरण जगमगाहट के साथ उसके सामने सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग जाता है। देखो दीदी, इस दूसरे जादुई केक घर में कितने सारे कपड़े दिए हैं। समय बीतता है, तीनों जादुई केक घर उन बहनों के हर एक मनोकामना को पूरा करते। देखते ही देखते ईवा का जन्मदिन आता है और वो खुश होकर कहती है, जादुई केक घर, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? बताओ तुम तीनों मुझे क्या तोहफा दोगे? कहो ईवा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ईवा की आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं और वो भावुक होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं बेसहारा बच्चों को केक खिलाऊं, क्योंकि उन बेचारों का बर्थडे कोई नहीं मनाता। माँ कहती थी, गरीबों में खुशियाँ बांटना भली बात होती है। ईवा की बात सुनकर तीनों जादुई केक घर खुशी से भर जाते हैं और एकाएक केक घर के फाटक खुल जाते हैं, जिसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी जुगनू के जैसे छिटकी हुई बादलों से जमीन पर सीढ़ियां बनाती है। जाओ ईवा, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आ ही रहे होंगे। चलो ईवा, मैं तुम्हें सिंड्रेला के जैसे तैयार कर देती हूँ। थोड़े ही देर में सभी अनाथ बच्चे सीढ़ी से होते हुए बादलों पर बसे जादुई तीनों केक घर में आते हैं। आहा देखो बंटी, 3-3 केक घर। हाँ बबली, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आओ साथियों, आज मेरे साथ तुम सभी का जन्मदिन है। जादुई केक घर इन सभी बच्चों को जन्मदिन का केक दो।
ईवा के ऐसा कहते ही तीनों जादुई केक घर का मुंह खुल जाता है और उनके घर से अलग अलग केक बच्चों के आगे आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अनाथ बच्चे बादलों के बीच अनाथ बहनों की बदौलत अपना बर्थडे मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तुम्हारे कारण हमने केक खाया। पर क्या अब हमें जाना होगा? नहीं, तुम बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन जादुई केक घर में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चों का बुझा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी बेसहारा बच्चे जादुई केक घरों में खुशी से रहने लगते। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये सोचा है तुमने? परेशान मत हो बिमला, प्रभु राम ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। रमेश बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का आदमी था, बस उससे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता था। वैसे उसकी ये आदत थी तो अच्छी, लेकिन अपनी इस आदत के चक्कर में उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस आदत की वजह से ही वो कहीं टिककर काम नहीं कर पाता था। एक बार फिर रमेश बेरोजगार हो गया था और नए काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त कमल मिला। अरे कमल भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई, तुम बताओ? मैं भी ठीक ही हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? काम पर नहीं जाना क्या आज? समझ नहीं आ रहा यार, जाऊँ कि ना जाऊँ? है अब ऐसा क्या हो गया? अरे भाई बस काम पर काम करवाए जा रहे, तनख्वाह तो मिलती नहीं है, पगार नहीं मिलती तो काम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे कैसे छोड़ दे भैया, हमारा 1 लाख रुपए फंसा है वहाँ। है 1 लाख? मतलब ऐसी कौन सी जगह काम करते हो भैया? 2 साल पहले एक हीरा फैक्ट्री में काम मिल गया था भैया। शुरू में 2-3 महीने पगार पूरी और टाइम पर दी, लेकिन बाद में कभी घाटा तो कभी कुछ और बहाना बताकर पगार काटने लगे भैया। अब पिछले 1 साल से आधी पगार दे रहे। ऐसे करते करते करीब 1 लाख रुपया हो गया है बकाया। अगर नौकरी छोड़ दूं तो वो पैसा मारा जाएगा और आधी पगार में घर भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। समस्या तो विकट है। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरी नौकरी लगवा सकते हो क्या वहाँ? पागल हो गया क्या है? अभी पूरी राम कहानी सुनाई ना मैंने। अरे हीरा फैक्ट्री का मालिक जो है बहुत ही कंजूस और खड़ूस है भैया, फिर भी काम करना चाहते हो वहाँ? अरे भैया कुछ नहीं से कुछ ही बेहतर, वो मसाले वाली फैक्ट्री छोड़ दी मैंने भैया। है पर क्यों? रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ, तुम पहले ये बताओ काम दिलवा सकते हो कि नहीं? हाँ काम तो मिल जाएगा, चलो फिर मेरे सेठ के पास। कमल ने सुरेश की बात अपने सेठ से करवा दी और उसे उस हीरा फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। कमल का सेठ हीरा लाल वाकई बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। दरअसल उस फैक्ट्री में बड़े हीरों को काट कर और तराश कर उनसे छोटे हीरे बनाए जाते थे और इस काम से सेठ हीरा लाल को तो करोड़ों का मुनाफा होता था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने मजदूरों और कारीगरों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं देता था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रमेश उस सेठ की फैक्ट्री में काम करने लगा। अरे बिमला, मेरा खाने का डिब्बा कहाँ है? पहले ही दिन देर से भेजोगी क्या? ये लो खाने का डिब्बा, और सुनो भगवान की कृपा से तुम्हें ये नौकरी मिली है। इस बार नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ अपने काम से काम रखना बस, समझे? हाँ ठीक है, ऐसा ही करूँगा। क्योंकि रमेश को हीरो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैनेजर ने उसे शुरुआत के लिए रसोई के काम पर लगा दिया, जहां वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनाने लगा। हालांकि रमेश इस काम से खुश तो नहीं था, लेकिन उसके सामने उस काम को करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। फिर उसी शाम छुट्टी के वक्त, और रमेश कैसा रहा काम का पहला दिन? अरे यार मुझे खाना बनाने का काम में लगा दिया है। मुझे तो लगा था कि मुझे भी हीरे देखने और तराशने का काम मिलेगा। चिंता मत करो, मुझे भी पहले रसोई में ही लगाया गया था। 2-3 महीनों बाद जब तुम पर भरोसा हो जाएगा इन्हें, तब तुम्हें हीरो के दर्शन करवाएंगे भैया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रमेश रोज फैक्ट्री जाता और सभी मजदूरों के लिए खाना बना। एक दिन जब रमेश रसोई में खाना बना रहा था, तभी उसे वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो फैक्ट्री का मालिक सेठ हीरा लाल था, जो मजदूरों पर चिल्ला रहा था। तुम सबके सब मक्कार हो, एक से बढ़कर एक कामचोरों की फौज खड़ी है मेरे सामने। अभी तक ये ऑर्डर पूरा क्यों नहीं हुआ बताओगे जरा? नालायकों ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। पानी लाओ मेरे लिए। रमेश फौरन पानी का ग्लास लेकर सेठ की तरफ भागा। तू कौन है बे? जी मैं अभी लगा हूँ काम पे। क्या करता है तू? जी सबके लिए खाना बनाता हूँ। बताओ, एक तो हीरे वाली यूनिट में लोग नहीं है और यहाँ एक पूरा का पूरा आदमी सिर्फ खाना बनाने में लगा दिया। कल से तू पहले अंदर काम करेगा और फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनाएगा, समझा? जी मालिक। रमेश ने सेठ हीरालाल को पहली बार देखा था। उसका व्यवहार रमेश को पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर उसी शाम, भाई ये अपना सेठ तो सच में बड़ा खड़ूस है यार। हाँ यार, जब भी आता है बस डांटता ही रहता है। हम लोग सारा दिन काम करते हैं, लेकिन वो कभी हमारी नहीं सुनता यार। बस हमें मक्कार और कामचोर कहता रहता है और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। ये तो बहुत गलत बात है। सेठ हीरालाल वाकई अपने मजदूरों से बहुत बुरा बर्ताव करता था और फिर एक दिन रमेश भी उसके निशाने पर आखिरकार आ ही गया। हाँ भाई क्या बात है, काम में मन नहीं लगता तेरा है? नहीं जी, पूरी लगन से काम सीख रहा हूँ मैं तो। जल्दी निपटा इसे वरना छुट्टी कर दूंगा तेरी, समझा? सेठ का इस तरह बात करना रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर घर जाते हुए उसने कमल से कहा, भाई इस सेठ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब बस बहुत हो गया। हाँ पर हम कर ही क्या सकते हैं भाई, बताओ जरा। बस तुम देखते जाओ, कुछ तो जरूर करूंगा मैं। रमेश ने सेठ को सबक सिखाने की ठान ली थी। फिर काफी दिनों तक सोच विचार करने के बाद अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने हीरे तराशते हुए चुपके से एक छोटा हीरा अपने पास छुपा लिया और फिर उसी शाम को रसोई में जब वो खाना बनाने गया तो उसने वही हीरा आटे में दबा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।